नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस 2025 तथा एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 35 सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें टोटल 35 वीडियो आने वाली है। और इस वाले सीरीज में 2024 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के एग्जाम में, उन्हीं को एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा डिटेल के साथ समझाऊँगा। तो आज हम इस सीरीज की क्लास नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 2 क्लास प्रोवाइड करा दिया है और उन बच्चों को पीडीएफ भी दे दी गई है जो बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं। इस पूरे सीरीज की पीडीएफ का कॉस्ट हमने 70 रुपया रखा है बंधु। अगर आप 70 रुपया पे करते हैं तो हमारी 35 क्लास की कंटेंट जैसे जैसे क्लास होगी आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल है, तो जिनको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए, ई बुक चाहे पीडीएफ, एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे के लिए या स्टेट एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करके छोटी सी फ़ी अदा करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, है ना। ये कंटेंट इंडिया के इस समय तक जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं, कोई भी हो भाई, कितने भी महंगा क्लास हो, उन सभी पे भारी पड़ते आया है, पढ़ रहा है और पढ़ेगा। ठीक है भैया। चलिए, पहले इस वाले सीरीज में पढ़ाने की नज़रिया अलग है। पहले जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उनको वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा और लास्ट में क्यूज वाली सेक्शन है। तो जो बच्चे सीरियस हो लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो सीरियस नहीं हो यहीं से चल दो। मुझे आपका व्यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं नाम कमाने नहीं, आपको जितवाने आया हूँ। इस बात को मानते हो तो सफल हो जाओगे, नहीं मानते हो तो आप महान हो। ठीक है। तो पहले हम वन लाइनर फॉर्मेट देख लेते हैं। और ये जो आपका अंडरलाइन किया हुआ या कलर किया हुआ है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं इसे पहले कर चुका हूँ इसी सीरीज में, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, है ना। पहला जो है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को पढ़ने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? बनारस में किया गया था, जोनाथन डंकन के प्रयास से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? ऑप्शन में बिहू दिया गया था, तो असम का है। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी लखनऊ में किया गया था। वो ईस्वी होता है सर जी 1948, और हम लोग स्वतंत्र हुए थे 1947 में। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? मैंने अभी पहले क्लास में ही इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए यहाँ नहीं करूँगा। कर राजस्व। प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु साहब के द्वारा। नेक्स्ट, आर मुथुकनमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस नृत्य के नर्तकी हैं? तो ये भरतनाट्यम के हैं आर मुथुकनमल। दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे उस समय? तो हरियाणा। रासायनिक सूत्र H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, रसायन का राजा या फिर आयल ऑफ विट्रियोल, इसे 3 नाम से अपन जानते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो जो दीवान होते हैं ये वित्त विभाग से संबंधित होते हैं, है ना। पुरुषों के चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के प्रतियोगिता किस देश ने जीता? तो भारत। इसे नए फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब हूबहू नहीं करूंगा क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर है। अब मैं अपने ज़माने के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम अभी देना है। ठीक है। उस व्यक्ति का बॉडी मास सूचकांक BMI इंडेक्स क्या होगा जिनका भार 50 kg और हाइट 1.5 मीटर है? 22.2 kg होगा। कैसे होता है एक्सप्लेन में समझेंगे। मेगालिथ शब्द जिन 2 शब्द से मिलकर बना है उसका अर्थ होता है महान पत्थर। ये किस भाषा के शब्द हैं? तो यूनानी। मेघालय के किस त्योहार में युवाओं के द्वारा छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा इत्यादि को भगाने का प्रतीकात्मक जो है प्रदर्शन किया जाता है? तो यह बेधनी खलम। नेक्स्ट, रबी के फसल से संबंधित युग्म को पहचानना पूछा गया था। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? या तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कह लीजिए श्रीमान जी, या सरकार का मुखिया कह लीजिए, दोनों बात बराबर होगा। तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संघ का मुखिया कहेगा तो फिर प्रेसिडेंट आंसर होगा। बातों को समझेंगे। संघ मतलब हो जाती है पूरे देश के रिप्रेजेंट करने का शब्द। सरकार मतलब
जो मंत्रिपरिषद है उसी को सरकार तो आप कहते हो, ठीक है भाई। तो ये अपना बातों पे ध्यान रखना, जब भी पूछे सरकार का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री, और संघ का प्रमुख कौन होता है या फिर इसी शब्द को कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति आंसर करना है। हालांकि ये बात अलग है कि राष्ट्रपति साहब कार्यपालिका का प्रधान सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को दिया गया था। अब इसे लेटेस्ट वर्जन वाला हम पढ़ेंगे। एंड डॉट 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 में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है महाबलीपुरम में। भारत का कौन सा राज्य MPI इंडेक्स 2023 में सबसे निचले स्थान पे रहा था गरीबी में? तो भाई सबसे कम गरीब केरल में माना गया था। हिंगलाज माता मंदिर और कटास राज मंदिर किस राज्य में किस देश में है? तो ये पाकू में है, पाकिस्तान में है। ज्योतिबा फुले किस राज्य से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। सौरव गांगुली ने कौन से क्रिकेट स्टेडियम पे जो है अपना शर्ट उतार कर सेलिब्रेशन किया था? तो लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, 1983 का फाइनल वर्ल्ड कप मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था जहां पर भारत वेस्ट इंडीज को हराते हुए पहली बार विजेता बने थे? मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था? नक्शबंदी। गोवा का कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं के विजय का जो है जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोरनी, है ना। एक इसी प्रकार से नाम मिलता जुलता है कच्ची घोड़ी, जो आपका राजस्थान का नृत्य होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एगो गौर मारिया होता है, इसी प्रकार से नृत्य होता है गौर मारिया, है ना, ये MP का है। एक आपका होता है घोड़े मोरनी, ये गोवा का है। और एक आपका कच्ची घोड़ी भी एक नृत्य होता है, ठीक है, तो ये आपका राजस्थान का है। इनमें से कौन सा जोड़ा बनारस घराने के ख्याल शैली से जुड़ा है? राजन साजन मिश्रा आंसर में था, और ये पहले दिन एक्सप्लेन कर चुका हूँ बनारस घराने की बारीकी को, तो यहाँ नहीं समझाऊंगा। किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश ताज के नाम से जो है भारत शासित होने लगे? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। T20 विश्व कप 2021 में रेफरी कौन थे भारत के? तो जगावल श्रीनाथ। अरविंद अडिगा द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया था? ऑप्शन से किया जाना था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने हेतु 4 या उससे अधिक राज्यों में, है ना, कुल पड़े हुए वैध मतों का कुल कितना प्रतिशत कम से कम वोट जीतना होता है? तो 6%। किस आयु वर्ग के लोगों को जो है कार्यशील जनसंख्या की संज्ञा दी जाती है? 15 से 59। बावड़ियों का प्रयोग प्राचीन काल में भारत में किस रूप में किया जाता था? जल भंडारण और पुनर्भरण। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय से संचालित होते हैं? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? TK रंगराजन को। भारत में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तकी को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अस्थाना बहने, नालिनी कमालिनी। हर साल हॉर्नबिल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। आज़ादी से कुछ दिन पहले ही लॉर्ड बेबल के स्थान पे भारत का नया वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। वीदर का किला का आकार कैसा है? समांतर चतुर्भुजाकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम भारत में नहीं आते हैं? बाय ऑप्शन होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या होती है? 18 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि का कूट वाचन किया? जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब है भैया यहाँ पे टॉपर्स चॉइस। अभी जो आपके न्यू एग्जाम वेंडर आया है वो ज़्यादा कथन के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मैं कहीं ना कहीं इस बात को पहले से ही जानता था, इसीलिए इस टॉपर चॉइस में यानी 36 सीरीज में आप देखेंगे कि 70% से अधिक क्वेश्चन जो है कथन के रूप में मैंने कराया हूँ। तो अच्छे से पढ़ लेना जो भी बच्चे लिए हो और तब एग्जाम देना, ठीक है। पहले एग्जामिनर नहीं सोचेगा, पहले टुडे एग्जाम सोचेगा, तब एग्जामिनर सोचेगा आपके लिए, है ना। और दूसरे जगह का क्या सीन है कि पहले एग्जामिनर पूछेगा तब वो फैक्ट में पढ़ाएगा, ठीक है भाई। तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो अपनी मेहनत करता है उनका फ़ायदा तुम उठाओ, तुम सफल हो, ठीक है भाई। और ये है मार्क बूस्टर, यहाँ से भी आपका जो है मार्क बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। पैरासीटामोल 2 के नाम से रिलीज हुआ था। अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये तो डेमो था, अब हम चलेंगे मेमो पे। चलिए, पहला जो प्रश्न है भैया, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को पढ़ने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये बनारस में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना
है ना 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा भी बनारस में ही किया गया था, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया। मतलब क्या है कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है यही बीएचयू की नींव कहा जा सकता है। मतलब ये जो बीएचयू निकल के आया है ये आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज से ही आया है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के फाउंडर एनी बेसेंट हो गई, है ना, और जो बीएचयू के फाउंडर हैं वो महामाना मदन मोहन मालवीय साहब को कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कहाँ किया गया था? कोलकाता के अंदर। ये कहाँ पे है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो आप कहेंगे ये कोलकाता के अंदर है श्रीमान। इनके अलावा शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था, है ना, शांति निकेतन का। और ये बाद में आगे चल के क्या बन जाती है? विश्व भारती बन जाती है। क्या बन जाती है? विश्व भारती बन जाती है। और जो शांति निकेतन है इन्हें जो है 41वें यूनेस्को साइट के रूप में जो है दर्जा दिया गया था। 41वें, है ना। अभी कितने हैं यूनेस्को के साइट इंडिया में, है ना, कितने धरोहर हैं? तो 44 हो गए हैं। लास्ट क्या है? शिवाजी महाराज के 12 किलाओं को भी जगह दे दिया गया है, जिसको भी 15 से 20 दिन हुआ होगा। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किए थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, है ना, नाम तो भले इनका अंग्रेज के जैसा है लेकिन इनके संस्थापकों में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो भी नेतागण हैं वो शामिल रहे थे। 1855 में स्थापित होते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है इनके प्रमुख संस्थापकों में शामिल रहे थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था सर? लखनऊ में किया गया था। देखिए पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 अविभाजित भारत के लाहौर में किया गया था, जो वर्तमान में पाकू के अंदर है ना। इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से करवाया जाता था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 1940 में इसे बॉम्बे में राष्ट्रीय खेल नाम दे दिया गया। ठीक है, 1940 में राष्ट्रीय खेल नाम दे दिया गया। लेकिन ओलंपिक के तर्ज पे ये पहली बार, वो मैं बाद में बताऊंगा, 1985 में दिल्ली से हुआ था। तो किस हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसा पूछे और कैसा आंसर देना है मैं थोड़ा बात कर लूँगा। फिलहाल 1948 में, क्योंकि ये आज़ादी के बाद पहला खेल होगा, हम लोग 47 में आज़ाद हुए थे, तो 1948 में लखनऊ में हुआ था। तो इनके कई सारे सीढ़ियां हैं। पहले इनका राष्ट्रीय खेल का नाम भी अलग हुआ करता था, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। राष्ट्रीय खेल कहाँ नाम पड़ा? तो 1940 बॉम्बे के अंदर। और आधुनिक जिस रूप में हम लोग आजकल राष्ट्रीय खेल को देख रहे हैं वो ओलंपिक के तर्ज पे होता है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में राष्ट्रीय खेल का पहला बार आयोजन जो है दिल्ली में 1985 में किया गया था, जो यहाँ पे नोट करके लिखा गया है। नेक्स्ट है नोट, राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान लाने वाले जो भी राज्य होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, और जो राज्य का पहला स्थान आता है उनको राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा के 5 शहर में कराए गए थे। वहाँ पे शुभंकर मोगा को रखा गया था और विजेता महाराष्ट्र रहा था। टोटल 43 खेलों को शामिल किया गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में कराए गए हैं। शुभंकर मोनाल के नाम पे मौली को रखा गया है। विजेता महाराष्ट्र ही रहे हैं। कुल खेलों की संख्या 35 रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर आपसे पूछे 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना बंधो। देखो जो 35 खेल है इनमें 33 खेल तो पदक इवेंट में शामिल किया गया था, है ना, पदक इवेंट में शामिल किया गया था आपका 33 खेल, और बच जाती है 2 खेल। तो 2 खेल जो है ये आपके प्रदर्शन खेल के तौर पे शामिल किया गया था। प्रदर्शन खेल जो होता है उनमें पदक नहीं दिए जाते हैं। भगवान विष्णु। ठीक है भाई। तो जो 2 प्रदर्शन खेल थे वो कौन कौन से थे? एक तो कलारी पट्टू और दूसरा राफ्टिंग थे। दोनों बात ध्यान रखना।
आगामी ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेजबानी जो है मेघालय राज्य को दिया गया है, जो 2027 में कराए जाएंगे। ये पॉइंट भी BBI रहेगा। पहले खेलो इंडिया गेम की शुरुआत 2018 दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। उस समय है ना, यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम के जगह पे SCHOOL स्कूल गेम हुआ करता था। फिर 2019 में क्या होता है कि पूना में खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन करवाया जाता है, जहाँ पे स्कूल शब्द को काट करके यहाँ पे यूथ शब्द का मेंशन किया जाता है। तब से लेकर हम लोग आज तक खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से जानते हैं। इनके कई फॉर्मेट होते हैं, पैरा वाला भी होता है। ठीक है भाई। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 उड़ीसा से हुआ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम की शुरुआत 2023 दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी मैला आंचल के लेखक हैं। प्राचीन या फिर इनके एज के लेखकों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो किताब है इनको देख लेते हैं तो एक सेवा सदन है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम है, रंग भूमि है, निर्मला है, गवन है, कर्म भूमि है और गोदान है। गोदान इनके सभी पॉपुलर जो उपन्यास हैं उनमें है गोदान। पंच परमेश्वर भी हो जाएगा, बूढ़ी काकी भी हो जाएगा। हालांकि ये छोटे छोटे सीरीज है जो नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो गोदान है ये काफ़ी पॉपुलर है, आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। मैंने तो कई बार देखा है। इसमें जो शाहिद कपूर का पापा पंकज कपूर है वो होरा के किरदार में है, यहाँ पे होरा जो है मुख्य किरदार में होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा द बैचलर ऑफ आर्ट है ना, द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, मालगुडी डेज, अब पकड़ में आ गया होगा मालगुडी डेज से, है ना। द इंग्लिश टीचर, ये सभी के सभी पुस्तक RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। स्वामी एंड उनके दोस्त भी होगा, वो भी पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी पुस्तक जो है RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है R मुथुकनमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस नृत्य के नर्तकी हैं? तो ये है आपके भरतनाट्यम के नर्तकी। भरतनाट्यम के एलिमेंट्स के बारे में इस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना गया है, जो भी वर्तमान समय तक 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8/9 है ना भाई। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है ना, ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। और भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य ऐड हो जाता है संस्कृति मंत्रालय वाले स्लैब में? तो छौ, है ना भाई। इसे सादिर भी कहा जाता है, दासी अट्टम और एकाहार्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को हम कई नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, भरतनाट्यम के प्रमुख एलिमेंट पैटर्न, जैसे अलीरप्पू होता है, जाति स्वरम होता है, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना होता है। ठीक है। भरतनाट्यम के कई प्रमुख प्रकार की शैलियां प्रचलन में हैं, जैसे मेट्टूर शैली। इसको मुंगटी दोरे राजा अय्यर द्वारा विकसित किया गया था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि अमुक शैली के योगदान में किसकी अहम जो है हाथ रहा है, या फिर कि कौन सबसे ज़्यादा प्रयत्न किया है। ठीक है। एक है पन्ननल्लूर शैली। इस शैली के विकास में जो है पॉपुलर गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का अहम योगदान रहा है। ये सभी भरतनाट्यम का स्टाइल है ना भाई। भोजपुर शैली, ये रमैया पिल्लई के द्वारा। कलाक्षेत्र शैली, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कलाक्षेत्र शैली, क्योंकि ये रुक्मणी देवी अरुंडेल और उनके पति जॉर्ज अरुंडेल के द्वारा जो एक संस्थान स्थापित किया गया था, है ना, तो उस संस्थान के द्वारा इसको विकसित करने में अहम योगदान दिया गया। ठीक है भाई। तो अगर आपसे कहे कि कला क्षेत्र शैली जो भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, उनको विकास या विकसित करने के लिए किसने अहम योगदान दिए, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम आंसर करके आना है। ठीक है भाई। कला मंडलम शैली, कला और संस्कृति विश्वविद्यालय केरल में भरतनाट्यम सीखने वाले छात्रों ने एक अलग शैली विकसित की, जिसे आज भरतनाट्यम की कला मंडलम शैली कहा जाता है। ठीक है भाई। अब ये कहाँ से आया, है ना, ये कहाँ से आया? तो भाई कला और संस्कृति विद्यालय केरल, है ना, जिसे मोहिनीअट्टम और कथकली का प्रभाव माना जाता है। ये दोनों का मिक्सअप आपको कला मंडलम शैली में
जो है मिली जुली स्वरूप देखने को मिलेगा। एक है मैसूर शैली, जेट्टी तयम्मा को नृत्य का संस्थापक माना जाता है भरतनाट्यम के मैसूर शैली का। ठीक है भाई, अगर आपको इससे भी अच्छे से एलिमेंट वगैरह पढ़ना है, कलाकार पढ़ना है, तो आप टुडे एग्जाम के जो टॉपिक बैच आपके किसी भी खरीद के साथ निःशुल्क दिया जाता है वहाँ पे आपको देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मज़ा ना आ जाए तो भी कहना। ठीक है, रासायनिक सूत्र H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सा लल्लू सा क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का राजा भी कहा जाता है और आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है ना, विट्रियोल भी कहा जाता है। ये दोनों तीनों नाम जो है सल्फ्यूरिक एसिड पे ही लागू होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी के अंदर करते हैं। जो भी सेकेंडरी बैटरी होती है जिसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। सूत्र की बात करें CaOCl2 होता है। किस प्रकार से बनाया जाता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है बंधु CaOH का Hal2S, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पे जब आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हो तो आपका जो है क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका सूत्र होता है जैसे जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O होता है आपका जिप्सम का सूत्र। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसमें जो है 3 भाग जल का हटा देंगे तो 2 में से 3 भाग जल का हट जाएगा तो आधा भाग बचेगा। तो जिप्सम का सूत्र आधा भाग जल के साथ जो सूत्र होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। और इसके निर्माण करने के लिए यहीं से स्पष्ट है कि जब जिप्सम का निर्जलीकरण किया जाता है, जिप्सम से जल का जो मात्रा है उनको हटाया जाता है तो आपका POP का निर्माण हो जाता है। और भी ज़्यादा रासायनिक सूत्र नाम इत्यादि के लिए पहला क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से बता दिया हूँ। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने वाली जो अधिकारी थे वो कौन विभाग से ताल्लुकात रखते थे? तो वित्त विभाग से। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था जो सैनिकों की भर्ती, मनसबदारों की सूची और वेतन का प्रबंध करता था। सद्र या काजी है ना, ये धार्मिक दान और शिक्षा का प्रमुख, जिसे कभी कभी काजी के रूप में भी जाना जाता था। ये सब मुगल कालीन बात हो रही है। अकबर के शासन काल को मुगल काल में साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के दरबारी को नवरत्न कहा जाता था। पेशवा शब्द ये मराठा शासन के दौरान आया था। पेशवा मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करता था और यूं कहें तो सबसे पावरफुल अधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता मौर्य काल के दौरान जो टैक्स संग्रह का निरीक्षक होते थे, इंस्पेक्टर होते थे, उसे समाहर्ता कहा जाता था। उपरीक, यह गुप्त काल के दौरान प्रांतीय शासक या फिर कहे कि जो राज्यपाल हुआ करते थे गुप्त शासन काल के दौरान, उसे उपरीक कहा जाता था। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 पुरुष के विजेता कौन रहे हैं? पुरुष के हो चाहे महिला के, खो खो वर्ल्ड कप 2025 पुरुष और महिला दोनों के विजेता रहे हैं भारत और दोनों के उपविजेता रहे हैं नेपाल। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय महिला खो खो टीम ने भी नेपाल को हरा के खो खो वर्ल्ड कप का तमगा जीता। मतलब दोनों में फाइनल में है ना भारत और नेपाल ही गया और दोनों के विजेता रहे हैं भारत, चाहे पुरुष वाला हो महिला वाला हो। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया है ना। खो खो विश्व कप का यह पहला संस्करण था, इस लिहाज से भी ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान पे उतरते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कबड्डी में रिजर्व सहित तो 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन एक्टिव खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है कबड्डी के अंदर भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का बॉडी मास सूचकांक क्या होगा जिसका भार 50 किलोग्राम और ऊंचाई 1.5 मीटर है। देखिए, अगर बॉडी मास जो BMI आपको निकालना है, ये एक अच्छा सूचक होता है आपका फैट लेवल इत्यादि ज्ञात करने के लिए कि भाई आपका लंबाई है 1 मीटर और अब वजन है आपका 80-90 किलो हो गया तो आपका थोड़ा खतरा है ना। तो उसी प्रकार से ये जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम वगैरह या फिर और भी कई सारे चीज़ का जो है मेजरमेंट इससे पता किया जाता है BMI इंडेक्स के द्वारा, है ना। एक दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मोटापा की लिमिट यहाँ से तय किया जाता है।
ठीक है भाई। तो जो बॉडी मास इंडेक्स है इसे ज्ञात करने के लिए अपन एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सूत्र का इस्तेमाल क्या करते हैं भाई, सूत्र का इस्तेमाल क्या करते हैं, BMI बराबर किलोग्राम आपको वजन में डालना है और नीचे आपका हाइट मीटर में डालना है, लेकिन उसके वर्ग डालने हैं। आइए इस प्रश्न के केस में मीटर में ऊंचाई 1.5 मीटर है और वजन जो है 50 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हमने कर लेना है सर 50 बट्टा 1.5 माने 1.5 गुने 1.5, क्योंकि नीचे वाला जो हाइट का वर्ग करना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप BMI किसी का भी निकाल सकते हैं। मेघालय के किस त्योहार में युवाओं के द्वारा घर के छतों को बांस के डंडों से पीटकर जो है बुरी आत्मा, प्लेग इत्यादि को भगाने का प्रतीकात्मक जो है प्रदर्शन किया जाता है? तो बेदनी खलम। मेघालय में और भी त्योहार में प्रमुख होते हैं सागसुक म्यसम। यह नृत्य जो है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुष इस नृत्य में तलवार को भांजते हुए, लहराते हुए जो नारी सुरक्षा है उनको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है नोंगक्रेम महोत्सव, ये भी मेघालय में होता है। देखिए मेघालय में एक नौकरेक आरक्षित क्षेत्र भी है और मेघालय में एक नोंगक्रेम महोत्सव भी है, दोनों का नाम काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है मेरे भाई। यह त्योहार खासी समुदाय के द्वारा अच्छी फसल, अच्छे से पढ़ना, लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। यह त्योहार खासी समुदाय द्वारा अच्छी फसल, शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, जिसमें युवतियां साद किंतई और उनके चारों ओर पुरुष साद मिष्टी नृत्य करते हैं, जो पुरुष शक्ति और महिलाओं पर सुरक्षा का प्रतीक है। यह भी नृत्य उसी प्रकार से होते हैं, है ना। इसके अलावा वेदनी खलम महोत्सव, यह त्योहार मेघालय में जयंतिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। वेदनी खलम का शाब्दिक अर्थ होता है प्लेग को भगाना, है ना, यह प्लेग बीमारी होता है। इसके अलावा ब्रीटा डांस एक पश्चिम बंगाल में होते हैं, वहाँ के महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस डांस को इसलिए किया जाता है कि उन महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनमें जो आपका छोटी माता या चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है वो नहीं आए, इसके कामना से किया जाता है। झिझिया नृत्य बिहार में जो है वर्षा लाने के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि झिझिया नृत्य से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे बारिश आती है। गोवा में जो है पुर्तगालियों पर विजय, जो मराठा के द्वारा जो है पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत के, है ना, मतलब उपलक्ष्य में एक नृत्य किया जाता है जिसे घोड़े मोरनी नृत्य कहा जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो 2020 में मिड कोरोना में स्टार्ट किया गया था और यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है संचालित है, ऑपरेट किया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में आवासन एवं शहरी मंत्रालय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह योजना शहरी क्षेत्रों में जो आपका रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर हैं उनको किफ़ायती दर पे एक लोन मुहैया कराया जाता है, जिससे उनकी कार्यकाल चलता रहेगा। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, जिनका उद्देश्य रखा गया था शुरुआत में कि भाई 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को मिनिमम 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है, पेयजल, है ना। जल जीवन मिशन की जो है अवधि को इस वाले जो बजट आया था वहाँ पे इसे बढ़ाकर 2028 तक के लिए, है ना, एक्सटेंड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आने के लिए एकदम आतुर है, बेकरार है, ठीक है भाई। और ये जो जल जीवन मिशन है नाम से स्पष्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि भाई मंत्रिपरिषद का मुखिया या सरकार का मुखिया कहेगा तो प्रधानमंत्री। इसके लिए जो आर्टिकल प्रावधान है आर्टिकल 74 का 1 है। देखिए क्या होता है ना कि भाई संसद में क्या शामिल है मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने जो आपका 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये भी मैंने समझा दिया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई जो संसद के 3 अंग होते हैं उनमें 2 सदन और 1 राष्ट्रपति भी होते हैं। अब राष्ट्रपति साहब को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होते हैं, उनके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट साहब, अब प्रधानमंत्री के जो है सलाह से दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आपका मंत्री परिषद का मुखिया होता है। सबसे पहले इन्हीं को जो है नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति साहब के द्वारा। तो 74.1 में यह बात की जो है पुष्टि हो जाएगी आपको, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो। इसके अलावा
अनुच्छेद 163 में जो राज्य मंत्री परिषद होता है, अब राज्य के अंदर भी मंत्री परिषद होता है ना, तो वहाँ पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था है। और 163 के अनुसार जो है इस मंत्री परिषद में से जो सबसे सुपीरियर होता है यानी मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। तो केंद्र में प्रधानमंत्री वही चीज़ है जो राज्य में मुख्यमंत्री है। दोनों के आर्टिकल अलग हैं, केंद्र में 74 एक और राज्य में 163। हालांकि 164 आर्टिकल के अनुसार जो है सीएम की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। ठीक है भाई। सीएम की नियुक्ति गवर्नर कौन से आर्टिकल से करते हैं? 164 से करते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रधान है वो केंद्र में या संघ में, कहिए यहाँ पे संघ कहना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, संघ में या केंद्र में भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 53 के अनुसार। सेम चीज राज्य के अंदर अगर करें तो आर्टिकल 154 के अनुसार आपको 101 जोड़ देना है राष्ट्रपति वाले में। 154 के अनुसार जो है कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं राज्यों के अंदर। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि चाहे तो राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल, ये कार्यपालिका का प्रधान तो कहलाते हैं लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के लिए कहलाते हैं। इस बात को मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है। नोट, संघ में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति तथा राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल नाम मात्र का होता है। वास्तविक रूप में जो प्रधान होते हैं या फिर जो भी पावर वगैरह को अपने मतलब उपभोग में लाते हैं या प्रचलन में लाते हैं, ये आपका कौन है भैया? प्रधानमंत्री केंद्र में और ना, और राज्यों में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तकी को 2022 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? नालनी कमालनी अस्थाना। नालनी कमालनी अस्थाना को जो है 2022 में पद्मश्री कथक नृत्य के सेक्टर में दिया गया था। कुमुदनी लखिया काफी टॉप पे रहेंगे अभी। कुमुदनी लखिया ये भी कथक नृत्य से संबंधित गुरु हैं। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुमुदनी लखिया को 1987 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण, 1982 में संगीत नाटक अकादमी है ना, तथा 2002 में कालिदास सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अगर 2002 ऑप्शन में नहीं रहेगा कालिदास सम्मान वाले में बंधु तो 2003 आंसर करना, क्योंकि घोषणा हुआ था 2002 में, प्राप्त हुआ था 2003 तक में। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पंडित, अच्छा कालिदास सम्मान कौन देता है? कई बार बता चुका हूँ, एमपी के सरकार देते हैं ना। एमपी के सरकार जो है कालिदास सम्मान देने का कार्य करता है। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज कथक के प्रमुख गुरु थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म बांटे गए? काफी पॉपुलर क्वेश्चन बनता जा रहा है आजकल। तो 139 बताना है। 139 जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 भूषण और 13 पद्मश्री, 113 पद्मश्री। अब जो है आपका इस बार का एनटीपीसी प्रे में पूछा गया है कि 2024 में कितने महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया था। पहले ही पढ़ा रखा हूँ, किस एंगल से एग्जामिनर सोचेगा भाई, उससे पहले ही सोच के बैठा रहता हूँ। ठीक है, तो बात मानो पास हो जाओगे, है ना। तब से तो पढ़ ही रहे हो ना, पूरे दुनिया से तो पढ़ ही रहे हो मेरे भाई, तो मेरे से भी पढ़ ले भैया, पास हो जाओगे तो नाम लोगे, है ना। और क्या करोगे, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। मैंने जहाँ से पढ़ा मैं खुद ही भूल गया, तो कम से कम कुछ दिन तो नाम लोगे, दुआ दोगे, यही दुआ काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है भाई। तो ये नोट 2025 में 23 महिलाओं को दिया गया है आपका, 10 विदेशियों को पद्म अवार्ड भी दिया गया है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? देखिए ब्रिटिश ताज यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब कि जो भारत का शासन व्यवस्था है अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं, अब जो है विदेश से यानी ब्रिटेन से संचालित होने लगे, वहाँ की जो महारानी क्राउन होती थी उनके द्वारा। तो भाई ये होता है भारत सरकार अधिनियम 1958। होता क्या है कि भाई जो 1857 में आपका विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, जिसे हम स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई भी कहे थे, बड़े पैमाने पे हम लोग पहुंच गए थे जीत के कगार पे, लेकिन अत्याधुनिक उपकरण और एक कुशल नेतृत्व के अभाव में क्या है कि हम लोग छिटफुट होके लड़े, कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से, है ना। तो इसके वजह से जो है अंग्रेज की यहाँ पे जीत हो गई। तो इसमें अंग्रेज की जो कुर्सी था वो डगमगा गया। इन्होंने सोचा कि भाई आज यहाँ तक पहुँचा है बिना अत्याधुनिक हथियार के, सिर्फ मनोबल के आधार पे, तो कल तो ये मेरी लुटिया ही गुल कर देंगे।
इसीलिए अब इनकी शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। तो जो 1858 में अधिनियम आया, इसके तहत हमारी जो अब शासन व्यवस्था है अब ब्रिटेन से संचालित होने लगे। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती दिन की बात करते हैं कि भारत में पहले व्यापार के उद्देश्य से जो आया था, तो इनको व्यापार अधिकार पत्र तत्कालीन ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया गया था। ठीक है। 1857 जिसे अभी जो मैंने बात कहा, यहाँ पे यही चीज लिखा गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट है ना, यहीं से टांग पसारना स्टार्ट कर लिया था। कौन भाई? आपका जो है ब्रिटेन के जो लोग थे, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है इंडिया को गिरफ्त में लेने का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है मेरे भाई, ये लिटन के समय में आया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम भारत में नहीं आता है? कौन सा मौसम भारत में नहीं आता है? और जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, याद है किसी को? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था ये। ठीक है। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें तो हार हो गई है ना। यहाँ पे त्रिगुटी सिन्हा काम किए थे, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, मुगल बादशाह का सेना, और उधर से जो है बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो का सेना था अंग्रेज के तरफ से। तो इसकी जीत हुई, इसकी हार हो गई। तो उसके बाद एक करार होता है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है 1765 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिहार बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है, बिहार बंगाल उड़ीसा, मतलब आप टैक्स लगा सकते हो। तो यहाँ से जो है इसका दायरा और बढ़ने लगा, मन बढ़ने लगा। ठीक है भाई। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी गिरफ्त में लेने का इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम भारत में नहीं आता है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले थे। तो भूमध्य रेखीय मौसम जो है, यहाँ पे भारत में इस प्रकार की मौसम का कोई नाम नहीं है। भारत में 4 ऋतुएं या 4 प्रकार की मौसम पाए जाते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु चल रहा है मेरे दोस्त। मानसून का निवर्तन यानी लौटते हुए मानसून की मौसम है ना। तो ये 4 ऋतु माने गए हैं इंडिया में। दक्षिण पश्चिम मानसून में ज़्यादा वर्षा होता है, मतलब अभी वर्षा ऋतु है, तो आप दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु कह सकते हो। ठीक है। या फिर डायरेक्ट कोई मानसून भी बोलता है इन्हें। ठीक है। अभी मानसून सत्र भी चल रहा है संसद के अंदर। इनके अलावा भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। वर्षा का अधिकांश स्रोत अरब सागर है और सबसे अधिक वर्षा खासी पहाड़ी रेंज मेघालय के मौसिनराम में होता है। शीतकाल के दौरान भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार है, जो रबी के फसल के लिए अच्छा होता है, खास करके हरियाणा पंजाब में। लू जो है ये गर्म हवा है जो उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दिन मई जून में चलती है, और जिनको लू लग जाता है उसे हम पन्ना का जूस पिलाते हैं, मतलब कैरी का जूस पिलाते हैं, आम का जूस पिलाते हैं। ठीक है। इसकी दिशा पूर्व की तरफ होती है। एक वर्ष के दौरान हवाओं के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। देखिए मानसून किसे कहा जाता है? हवाओं की दिशा में ऋतु के आधार पर जो परिवर्तन होती है उसे मानसून कहा जाता है। काल बैसाखी ये आपका बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के समीप जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब आता तो ये मेन रूप से बंगाल में है, लेकिन क्या है यहाँ पे इनकी असर देखने को मिल जाती है ना। तमिलनाडु में शीतकाल के दौरान वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून में होती है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि लौटते हुए मानसून में होता है। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेनगेज कहा जाता है। मानचित्र पर 2 समान वर्षा वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे आइसो हाइट कहा जाता है। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये समान ऊंचाई, क्योंकि हाइट मतलब ऊंचाई होता है, लेकिन ये समवर्षा रेखा होता है आइसो हाइट। अगर सम ऊंचाई वाला रेखा को आपको दर्शाना है तो आपको आइसोहाइप्स कहना पड़ेगा। ठीक है। आइसोहाइप्स कहना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड 2021 किससे सम्मानित किया गया था? तो 21 वाला तो कुमार सानू साहब को दिया गया था। ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर अवार्ड 2022 जो है ये उत्तम सिंह जी को दिया गया है, और वर्ष 2023 यानी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 मध्य प्रदेश सरकार का के.एस. चित्रा को दिया गया है, जो गायिका हैं। कुमार मंगलम बिरला को 2025
2025 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये लता मंगेशकर जो थी उनकी स्मृति के में दिया जाता है ना। और ये 2022 से स्टार्ट किया गया था। तो 22 में पहले नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। इनके अलावा 2023 में लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले को दिया गया था। 2024 के लिए यह पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और 2025 के लिए कुमार मंगलम बिरला जो उद्योगपति है उनको दिया गया है। तो आई होप आप चारों याद रख लेंगे। इनके अलावा जो ऊपर वाले स्लाइड में आप लता मंगेशकर पुरस्कार देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश सरकार वाली बात की है हमने, क्योंकि लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश का सरकार भी देता है और महाराष्ट्र का सरकार भी देता है। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडेकर साहब को दिया गया था जो बहुत अच्छे गायक हैं। और वर्ष 2024 के लिए अनुराधा पौडवाल जी को दिया गया है जो बहुत ही अच्छी गायिका हैं। लता मंगेशकर को 2001 में भारत सरकार के द्वारा बिस्मिल्लाह खान के साथ जो है शहनाई वादक थे उनकी के साथ दोनों को एक ही वर्ष 21 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि का कूट वाचन किसने किया? डायरेक्ट रूप से इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ तो ये सीधा यही लिखा है कि मौर्य काल में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसी सफलता अर्जित हुआ था। तो भैया ये है जेम्स प्रिंसेप साहब, है ना। आप लोगों से कुछ एक बात पूछना था, अगर जिनको लैपटॉप के बारे में जानकारी हो कि भाई कौन सा अच्छा होता है तो एक बजट वाला लैपटॉप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, है ना। मेरी बजट जो है 30 के तक का होगा, है ना। तो बताइएगा एक अच्छा लैपटॉप जिससे मैं जो है पढ़ा सकूं, क्योंकि अब ये जो है हैंग बहुत होता है, ये सपोर्ट नहीं करता। ये जो हमारा अभी सिस्टम जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ छोटी सी टैब है ना। तो एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो बताइएगा कोई बच्चा अगर सजेस्ट कर पाए तो उपकार होगा, है ना। चलिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है इस क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी मुझे, है ना। डिजिटल दुनिया से दूर रहा हूँ तो कम जानकारी रखता हूँ, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को 1837 में पढ़ा था, ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ शिलालेख यूनानी और अरमाइक लिपियों में भी पाए गए हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था। देखिए सबसे ज़्यादा जो उनको लिखा गया ना वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। लिपि कई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अशोक के सबसे समय जो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला किस में हुआ था भाई? पहला किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इसके अलावा अशोक ने कलिंग युद्ध 261 BC में लड़े थे और उस युद्ध में जो मारकाट हुआ उससे उनका दिल पसीज गया और उन्होंने जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लिया, यानी धम्म को ग्रहण कर लिया था। अरविंद अडिगा द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? द इंग्लिश टीचर आपके ऑप्शन में दिए गए थे, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। R.K. नारायण साहब के द्वारा यह लिखा गया है, यह अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक अजय शुक्ला हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्रा है। आज मैंने मॉडर्न इंडिया से जो कंफ्यूजिंग पेयर है पुस्तक के नाम को लेकर के, इनको यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा हूँ कि कभी एग्जामिनर पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देना, ठीक है। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया ये लिखे हैं अजय शुक्ला। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रामचंद्र गुहा पॉपुलर राइटर हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा। तीनों बात ध्यान रखेंगे। अनटचेबल और कुली ये दोनों पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद साहब हैं। अरविंद अडिगा के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तकों को यहाँ पे देखते हैं। द व्हाइट टाइगर, ये द व्हाइट टाइगर इनको बहुत बड़ा अवार्ड दिलाया था। लास्ट मैन इन टावर, विद इन द एसोसिएशंस और सिलेक्शन डे, ये सभी के सभी जो है अरविंद अडिगा साहब की पुस्तकों में से हैं। बुक और ऑथर के लिए जो है टुडे एग्जाम का टॉपिक बैच वाला जो PDF है उसको देखिएगा, आपको जो है कैटेगरी वाइज पुस्तक का नाम और उनके लेखक मिल जाएंगे। वीदर का किला का आकार कैसा था? तो समानांतर चतुर्भुजाकार के आकार के जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार हुआ करता था। मोहनजोदारो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो वहाँ पे जो विशाल स्नानागार है
है उसका आकार कैसा था, तो आयताकार आकार बताना है। डेल्टा का आकार कैसा होता है सर, त्रिभुजाकार होता है डेल्टा का। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। डेल्टा में जो है मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, और मैंग्रोव वन को जो है ज्वारीय वन भी कहा जाता है, जो कम ऑक्सीजन और नमकीन क्षेत्र में पाई जाती है या फिर तटीय इलाके में पाई जाती है। मैंग्रोव को जो है बढ़त देने के लिए एक योजना चलाया गया था जिसका नाम मिष्टी योजना है, और गुजरात राज्य मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव को बढ़ाने में सबसे अव्वल राज्य बना है। ठीक है भाई। नागर शैली में जो मंदिर बने होते हैं उनके बेस कुछ इस प्रकार के होते हैं, और धीरे धीरे ये ऊपर जाते जाते शॉर्ट होता जाता है। ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई नागर शैली में बने मंदिरों का आधार कैसा होता है, तो वर्गाकार या आयताकार कह सकते हो। भारत का कौन सा राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में सबसे नीचे स्थान पे रहा था, तो भाई केरल है ना। केरल जो है गरीबों के मामले में सबसे नीचे स्थान पर रहा था। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग जो है, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा गलत है, मैं सही करके दूंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI नवंबर 2021 को जारी किया गया था। दूसरा संस्करण 2023 में जारी किया गया, मतलब 2 बार किया गया है, अब तीसरी बार 25 में आवेगी। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है बहुआयामी गरीब लोग जो है 11.28% है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गरीबी से बाहर निकलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम पहला आता है कि भाई यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा गरीब जो है अमीर बने हैं, प्रथम स्थान पे हैं। इसके बाद बिहार का स्थान आता है, ये सेकेंड नंबर पे है कि यहाँ से गरीबी से जो है निकल गए हैं। और तीसरा स्थान MP का आता है। चौथा स्थान RJ राजस्थान का आता है कि भाई यहाँ से जो है गरीबों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई, यानी लोग जो है मतलब उत्थान किए हैं, है ना, जो गरीब नहीं रहे अब, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर लोग निकले हैं। MPI राष्ट्रीय जो हमारी संस्था है नीति आयोग, वो MPI निर्धारित करने के लिए 12 संकेतक पर ध्यान देते हैं, जबकि जो वर्ल्ड स्तर का आपका MPI होता है जिसमें विश्व बैंक के ब्रांच भी काम करते हैं, तो ये आपके 10 संकेतक पर ध्यान देते हैं। हिंगलाज माता मंदिर और कटास मंदिर, हाँ विश्व बैंक का ब्रांच काम करता है क्या इसमें? एक सेकेंड, हाँ करता है जी, करता है ना, करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। एक सेकेंड ज़रा देखना पड़ेगा मुझे, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है ना MPI वर्ल्ड स्तर पे, और एक और संस्था है, थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, देखना पड़ेगा मुझे कि वर्ल्ड स्तर पे ये कौन सा संस्था करता है, क्योंकि ये एक से अधिक संस्था की मिलीजुली रिपोर्ट होती है MPI जारी करने में, लेकिन वो 10 संकेतक पे ध्यान देते हैं, इस बात की पुख्ती गारंटी है। ठीक है, हो जाती है कभी कभी ध्यान से कुछ बातें उतर जाती है। हिंगलाज माता मंदिर और एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ओवरऑल सबसे बड़ा पारंगत हूँ, पारंगत कोई नहीं होता दुनिया में। हिंगलाज माता मंदिर, कटास राज मंदिर, यह भारत के किस पड़ोसी देश में है? पहले पढ़ा रखा था पाकिस्तान में। अच्छा ईमानदारी से बताना, ये जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे मुझे 6 महीना साल भर या फिर मेरे कोई 2-3 कंटेंट पढ़े हो, तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, 100% पढ़ाए होंगे। ठीक है, 100% पढ़ाए होंगे। ठीक है। प्रसिद्ध अंकोर वाट, ये कंबोडिया में है। सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी चर्च मानी जाती है, और ये वेटिकन सिटी के अंदर स्थित है। अभी मैंने वेटिकन सिटी का जो पोप था वो मर गए, तो दूसरा पोप बने हैं, उनका नाम बता दिया हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा, रेलवे वाले NTPC के मेंस देने वाले, लिख लो इस बात को। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपके है भैया वेटिकन सिटी में, और वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, ये आपके पड़ोसी राज्य श्रीलंका में स्थित है। प्रतिष्ठ लोटस टेम्पल, ये दिल्ली के अंदर है, और ये बहाई धर्म से संबंधित हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर में है, और इसकी नींव जो है लाहौर का एक जो है सूफी संत मियाँ मीर ने रखा था। लेकिन इस मियाँ मीर जो है किसके काल में रखे थे? तो आप कहेंगे गुरु रामदास के समय में, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भाई स्वर्ण मंदिर का नींव किस गुरु के काल में रखा गया, तो गुरु रामदास। किसने रखा? तो मियाँ मीर। अगर मियाँ मीर ऑप्शन में नहीं है तो गुरु रामदास से काम चला लेंगे। मान लीजिए कि आप राजा हैं,
मान लीजिए कि आप राजा हैं, आप किसी पंडित जी को बहुत मानते हैं और उसको बुला के जो है आपने एक मंदिर बनवाने की पहला ईंटा नींव रखवाए, ठीक है, तो उस पंडित जी का भी नाम होगा, अगर आपके नाम उस ऑप्शन में नहीं है तो। अगर इस पंडित जी का नाम नहीं तो आपका होगा। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो स्वर्ण मंदिर का नींव जो है गुरु रामदास के समय सूफी संत मियाँ मीर ने रखा था, और इस मंदिर को पूर्ण कराने का श्रेय जो है गुरु अर्जन देव, जो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, उनको दिया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक साहब। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह साहब। ठीक है। आज़ादी के कुछ दिन पहले ही किस लॉर्ड वेवल के स्थान पे जो है वायसराय का पोस्ट दिया गया था? तो ये थे माउंटबेटन साहब। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाती है तो गवर्नर जनरल के पोस्ट में माउंटबेटन साहब बने रहते हैं। और बाद में जब माउंटबेटन यहाँ से बाहर जाते हैं, मतलब अपने देश चले जाते हैं, तो फिर सी राजागोपालाचारी जो भारत का प्रथम भारतीय भी था और आखिरी गवर्नर जनरल भी था भारत के इतिहास में। ठीक है भाई, आई होप आप बातों को समझे, है ना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना से ही हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है उस समय कौन थे भैया? वायसराय जेम्स फोर्ड, है ना। रेड क्लिफ लाइन जो है 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा तय करने वाली रेखा है। और यह रेड क्लिफ लाइन जो है सिरिल रेड क्लिफ, जो पेशे से एक वकील हुआ करते थे, उनके नाम पे रखा गया है। अब यहाँ पे लिखा है नोट, गवर्नर जनरल वायसराय उनके कार्य से संबंधित अगर आपको और भी रुचि है, देखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप टुडे एग्जाम की जो टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको दिया गया होगा वहाँ आप देख सकते हैं। हर साल हॉर्नबिल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। कब से? 2000 ईस्वी से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो दिसंबर के प्रथम तारीख से लेकर 10 दिन तक मनाया जाता है। नागालैंड में इतने बड़े त्यौहार होने के कारण इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। कहा जाता है कि नागालैंड में 16 से अधिक मुख्य जनजाति पाई जाती है, और सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं इस त्यौहार में। इसीलिए यहाँ पे किसी भी जाति की बात नहीं होगी कि कौन से जाति धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सीधे नागालैंड में हॉर्नबिल होते हैं, सब भाग लेते हैं। ठीक है। नागालैंड के कुछ प्रमुख त्योहार नीचे दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सकरैनी महोत्सव, यह अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है फरवरी महीने में। मोत्स्के मोंग आवो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मई में। मीमकूट कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अगस्त में। तो ये ध्यान रख लेंगे, 3 गो और अच्छा त्यौहार है ना। देखिए यहाँ पे एक अभी तो मैंने आपको हॉर्नबिल बताया है, एक है भैया पक्के पागा हॉर्नबिल। अब ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल है, ये हॉर्नबिल के जैसा ही नाम है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व के पास। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया भैया कि जो पोंगल त्यौहार है ये तो मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय तमिलनाडु में, लेकिन ये वो होता है अट्टूकला पोंगल, है ना। अट्टूकला पोंगल जो है ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? केरला में, अट्टूकला भगवती मंदिर के अंदर। उसी प्रकार से एगो होता है हरेला, एगो होता है हरेली, है ना, एगो होता है हरेली। तो जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ में, हरेला जो है ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसी प्रकार से होता है एगो गोचा, और उसी प्रकार से होती है एगो गोची। हाँ, तो गोचा महोत्सव और गोची महोत्सव, तो ये कई सारे कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं। अपने को लगता है कि एक ही है, यहाँ पे जब आते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो गया होता है। ज्योतिबा फुले किस राज्य से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, 1873 में सत्यशोधक समाज को फाउंड किए थे। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी, जो मराठी भाषा में लिखा गया है। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले को इंडिया में पहली महिला टीचर का संज्ञा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पहली बालिका विद्यालय खोली थी। ठीक है, महाराष्ट्र में। 1875 में महाराष्ट्र में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज को फाउंड किया गया, और दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए प्रमुख लेखों में सत्यार्थ प्रकाश प्रमुख है। और दयानंद सरस्वती ने लोगों को वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। 1828 कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, और ये समाज कुरीतियों के खिलाफ थे, जैसे सती प्रथा वगैरह, है ना। इनके अलावा 1867 में आत्माराम पांडुरंग और आपका जो है महादेव गोविंद रानाडे, दोनों के अथक प्रयास से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में होता है। महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में किए थे। ईश्वर चंद विद्यासागर वाला जो विधवा पुनर्विवाह है वो इसकी ईस्वी 1855 होती है, बंधु ध्यान रखना। नेक्स्ट है
आईसीसी T20 विश्व कप 21 टूर्नामेंट के भारतीय मैच के रेफरी कौन थे? तो उस समय थे जगावल श्रीनाथ। और T20 वर्ल्ड कप जो 2024 हुआ, यहाँ पर भी भारतीय दल के रेफरी जो है जगावल श्रीनाथ साहब ही थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराए गए थे, जहां विजेता भारत और उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा था। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 UAE के अंदर कराए गए, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर कराए गए। विजेता भारत तथा न्यूजीलैंड तथा उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा था। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2025 जो मलेशिया में संपन्न हुआ है, और ये दूसरा संस्करण था इस प्रकार के फॉर्मेट का। तो यहाँ पे विजेता भारत बने हैं साउथ अफ्रीका को हरा के। ये जो पहला संस्करण था 2023 में आया था, कराया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। विजेता और उपविजेता टीम रहे थे, विजेता रहे थे इंडिया, उपविजेता रहे थे इंग्लैंड। ये प्रथम संस्करण की बात है। दूसरे संस्करण में भी जो है भारत ही जीता है, लेकिन वेन्यू मलेशिया हो गया है और रनर अप इंग्लैंड के जगह पे साउथ अफ्रीका हो गए हैं। नेक्स्ट है भैया, भारत में ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 mm होता है, तो 1.6 मीटर लिखा है ना। उसके बाद दूसरे स्थान पे होता है मीटर गेज, 1000 imi का मतलब 1 मीटर का। और इसके बाद होता है नैरो गेज, जहाँ पे टॉय ट्रेन वगैरह चलाई जाती है, ये होता है 0.762 मिमी या फिर उससे भी कम हो सकती है। ठीक है भाई। वर्तमान समय में भारत ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ब्रॉड गेज का बोला वाला है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हाल में ही पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं, उनका नाम है रेंगपो। रेंगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा। रेलवे की शुरुआत जो है ये आपका हुआ था दोस्त 1853 में। 1853 में हुआ था रेलवे की शुरुआत। उस समय यहाँ पे अंग्रेज जो है डलहौजी कार्य कर रहे थे। कौन कार्य कर रहे थे? डलहौजी कार्य कर रहे थे, है ना। और ये जो पहला ट्रेन है ये मुंबई से ठाणे 35 किलोमीटर की दूरी तय करा था। अगर आपसे पूछे कि भाई भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत कब से हुई, तो आप कहेंगे 3 फरवरी 1925 से हुआ था। इसे भी ध्यान आपको रख लेना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने हेतु 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कितना प्रतिशत आपके पार्टी को जीतना पड़ेगा? तो 6% कम से कम। इससे आगे आप 16% जीत लो जी, और कोई बात नहीं। वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल हैं जिनके नाम मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें जो है बड़े बड़े धुरंधर की जो है सदस्य मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया था कुछ एक दिन पहले, 1-2 साल पहले, है ना। भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, जिसमें बीजेपी है जो अभी केंद्र में जो है गठबंधन से सरकार बनाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये दूसरा सबसे बड़ा पार्टी है इंडिया का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बसपा मायावती वाला, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आपका आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब वाला झाड़ू छाप। ठीक है भाई। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए जो शर्त है, ये कई शर्त है जो नीचे दिया गया है। यदि उसे लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त होता है, और इसके अलावा वह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट भी प्राप्त कर लेता है। 5 कर ले तो बहुत अच्छा, कम से कम 4, है ना। या ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है यदि वह आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीट जीत जाती है और ये उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं तो भी हो सकता है। यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में दर्जा मिल जाता है तो भी हो सकता है। तो ये कई सारे कंडीशंस हैं आपको ना नेशनल स्तर का पार्टी बनने के लिए। तो कोई भी पूरा कर लीजिए, बना लीजिए पार्टी, जीत जाइए। सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा है अगर आप एक बार आप जो है मुखिया भी बन गए ना भैया, इंडिया में मैं बोलता हूँ ना, मुखिया भी बन गए एक बार, तो इसकी जो भूत है कम से कम 25 साल तक तो जरूर रहता है, असर रहता है भाई। मुखिया जी कार्यकाल से समाप्त हो गए हैं, फिर भी मुखिया जी के नाम से पॉपुलर हैं, और एक वो अलगे धाक है, गाड़ियों उड़ियों पर लिखा लेता है भूतपूर्व मुखिया। ठीक है भाई। तो ये इंडिया है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा फायदे की सौदा जो है नेतागिरी है ना। उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई टेंशन नहीं है ना, कोई डिग्री की जरूरत वगैरह नहीं है ज़्यादा। ठीक है। सिक्किम का पहला स्टेशन है ना कौन सा है? अभी मैं क्यूज कर रहा हूँ आप लोगों से, जैसे इसमें जो पढ़ाया हूँ वही पूछूंगा। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? होंगे या है?
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मेकर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? एमपीआई इंडेक्स जारी करने के लिए नीति आयोग कितने संकेतक पे ध्यान देते हैं? नोंगक्रेम महोत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मेघालय में मनाया जाता है? तो ये वो 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपका जवाब देना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको वीडियो की सूचना या फिर मेरे द्वारा लाए गए सीरीज इत्यादि की सूचना आपको मिल जाती है। जय हिंद दोस्तों।